नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि धान में तरह तरह के रोग दिखाई देते हैं। इनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ न कुछ तो करना होगा ना हम लोगों को। तो दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक देखिए। आप सीख जाएंगे कि खेती कैसे की जाती है और कौन सी दवा कब डाली जाती है, कौन से स्टेज पर, कौन से रोग में। तो लोग दोस्तों, हैं अभी वीडियो को दिखने को पूरा शुरू हो देखें। चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ब्लास्ट के क्या लक्षण होते हैं, ब्लास्ट को हम लोग कैसे दूर करें तथा ऐसे क्या क्या फंगीसाइड है जो मार्केट में उपलब्ध हैं। ब्लास्ट जो है एक फंगस जनित रोग होती है जो फंगस की वजह से फैलता है। ये वाले फंगस हमेशा इन्वायरमेंट में उपलब्ध रहते हैं, किसी न किसी बेस पे रहते हैं। जैसे कि हमारे जो पुराना पलारी होता है, मेड़ के जो घास रहते हैं, खरपतवार उसमें रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं। ऐसे बहुत से साधन रहते हैं जो लोग पिछले कई सालों से जीवित रहते हैं और जैसे ही उनको एक सही तापमान मिलता है तो वो हमारे फसल में अटैक कर देते हैं। ब्लास्ट 3-4 टाइप से होते हैं। पहला होता है पत्ती में लगने वाला ब्लास्ट, दूसरा होता है उसके जो गांठ पे लगती है, तीसरा होता है जो उसके बाली पे लगती है। ऐसे इसके 3-4 लक्षण होते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा जो दिखाई देता है वो है पत्ती पे लगने वाला ब्लास्ट और दूसरा जो बाली के नोट पे लगने वाला ब्लास्ट। ये दोनों ब्लास्ट भारत में सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं और ये ही देखा जाता है। ब्लास्ट के जो फंगस होते हैं वो जैसे ही एक अच्छे इन्वायरमेंट, कहने का मतलब उनके लिए खेत में नमी का न होना, यूरिया का ज़्यादा प्रयोग, बारिश रुक रुक के होते रहना, ये ऐसे 3-4 लक्षण होते हैं जो ये वाले जो फंगस है उसको एक्टिव कर देते हैं। इसके बढ़ने के ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। तो जैसे ही खेत में नमी कम होती है या फिर पानी रुक रुक के गिरते रहता है या फिर जो दिन का तापमान थोड़ा ठंडा होता है तो ये वाले फंगस अटैक कर देते हैं। करते कैसे हैं? ये पत्ते पे पहले पड़ते हैं और पत्ते में वो जैसे ही वहाँ पे चिपकेंगे धीरे धीरे अपने एक नोट को पत्ते के अंदर में घुसाने की कोशिश करते हैं और अंदर में घुसा के जो हरित लवक होती है पत्ते में, जो हरित लवक, जो हरे हरे जो छोटे छोटे सेल रहते हैं अंदर में, उसके रस को ये चूसना शुरू कर देते हैं और ये धीरे धीरे अपने आप को बीजाणु के रूप में, मतलब एक छोटा सा फंगस जो है वो लगभग हजारों बीजाणु उत्पन्न कर सकता है। तो ये जो प्रक्रिया 4-5 दिन बाद जब उसमें बीजाणु बनना शुरू होता है, हरित लवक को चूस के जब पूरा उसको ख़त्म कर देते हैं, तब उसके लक्षण हमारे धान में दिखाई देते हैं। तो ये वाले बीजाणु जैसे ही परिपक्व होते हैं तो ये फिर हवा के माध्यम से अन्य पौधों में भी फैलना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण हमारे और भी जो आसपास के जो पौधे रहते हैं उसमें भी ये वाली जो बीमारी है वो फैलना चालू हो जाता है। और धीरे धीरे अगर हम लोग इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो हमारे फसल लगभग 80% तक हमारे उपज में नुकसान होती है। पूरे फसल को 80% तक ही नुकसान करता है और लगभग पूरे विश्व में जहाँ पर चावल की खेती होती है वहाँ पर ये वाली बीमारी देखा गया है। ये तो हो गया उसके फैलने की तरीका। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसको रोकने के लिए हम लोग क्या उपाय कर सकते हैं। इसको रोकने के लिए सीधी बात होती है कि हम लोग कुछ कल्चर प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि नमी की कमी, तो हमको नमी को बनाए रखना है। सेकेंड होती है यूरिया की अधिकता या फिर यूरिया का ज़्यादा प्रयोग, नाइट्रोजन की, ये भी इसके फैलाने के लक्षण होते हैं। तो हमको नाइट्रोजन को क्या करना रहता है? नाइट्रोजन को हमको छोटे छोटे टुकड़ों में देना रहता है, कुछ दिन के अंतराल में देना रहता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, हमको बेसल डोज में लगभग 50% नाइट्रोजन को दे देना है। उसके बाद जो रोपाई के 21 से 30 दिन होते हैं उसी बीच में जो 50% बचा है उसका 25% को दे देना है। उसके बाद जो बालियाँ निकलने के पहले जो 25% बचा है उसको देना है। इस तरीके से अगर हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके देते हैं तो हमारे फसल में ब्लास्ट के लक्षण नहीं आएंगे। ये जो 2 चीज़ है इसको हमको करना है। इसके साथ साथ तीसरा ये रहता है कि जो हमारे जो फसल अवशेष रहते हैं, पुराने जो फसल अवशेष रहते हैं, या तो उसको अच्छे तरीके से जला दें या फिर उसको अच्छे तरीके से सड़ा दें। मतलब बचना नहीं चाहिए फसल अवशेष को। आप कैसे भी उसको मैनेजमेंट करें वो आपकी बात है। इसके बाद जो हमारी मेड़ में जो पुराने घास रहते हैं, तो घास पास जो खरपतवार रहते हैं उसको हम लोग काट के फेंक सकते हैं, अच्छे से उसको साफ रख सकते हैं। ये होती है कल्चर प्रैक्टिस। इसके बाद आते हैं कि हम लोग इसको कंट्रोल करने के लिए क्या जैविक उपाय कर सकते हैं। ये वाली जो फंगस होती है, फंगस के लिए तो स्पेशली ट्राइकोडर्मा होती है। तो हमको ट्राइकोडर्मा को एक तो बीज शोधन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं
इसके साथ साथ उसको हम लोग फसल में स्प्रे भी कर सकते हैं। लक्षण दिखते ही इसके स्प्रे कर देना चाहिए या फिर उसके पहले हमको स्प्रे करते रहना चाहिए। लेकिन आपके खेत में ज़्यादा मात्रा में आ गए हैं तो उस अवस्था में ये भी काम नहीं करता, क्योंकि ये इतने फैल जा रहते हैं कि जब इसके लक्षण दिखते हैं तब तक ये लगभग 80% अपने आप को फैला चुके होते हैं। तो इसीलिए लगने के बाद इसमें इतना कारगर नहीं होता है। इसके बाद आते हैं हम लोग रासायनिक उपाय। रासायनिक उपाय में बहुत सारे फंगीसाइड मार्केट में उपलब्ध हैं। कुछ तो बहुत पुराने हैं, तृतीया युग वाले, कुछ नए नए एडवांस भी आए हैं। पुराने भी अच्छे काम करते हैं, नए भी अच्छे काम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ लिस्ट दे रहा हूँ फंगीसाइड का, जिसका आप लोग कोई इसमें से किसी एक का उपयोग करके आप अपने फसल में ब्लास्ट को रोक सकते हैं। तो इतने बातों का अगर हम लोग ध्यान रखते हैं तो हमारे फसल में जो है फंगस जनित बीमारी नहीं आएगी, जो ब्लास्ट की रोग है वो नहीं आएगी। और अगर हम लोग इसको पहले से क्योर करके रखते हैं तो आगामी जब बालियाँ निकलने समय जो नेक ब्लास्ट आती है वो भी नहीं आएगा। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखें। इससे संबंधित कुछ भी आपके सवाल तथा सुझाव हो तो प्लीज़ आप नीचे में कमेंट करिएगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो हर बार की तरह लाइक करिए। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय।